मेरी पहली चॉइस यही थी स्टैंडर्ड, जैसे इसमें स्पोक व्हील आते थे, रिम आते थे सॉरी, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने एलॉयज लगवाए। और एक हॉर्न सबसे बेकार हॉर्न है अगर देखा जाए तो सभी रूट पे स्टैंडर्ड्स में। वैसे अगर स्टॉक कंडीशन में रहे तो ज्यादा माइलेज दे सकती है। स्टॉक में हमने स्टॉक में भी इसका देखा है, तो स्टॉक में ओवरऑल। आज हम बात करेंगे एक लेजेंडरी बाइक के बारे में जो हर बाइकर के सपने का हिस्सा होता है, बुलेट स्टैंडर्ड 350। और आज हमारे साथ है इस बाइक के ओनर मेरे दोस्त अभिषेक, जो आज हमें अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अभिषेक, स्वागत आपका वीडियो पे। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो अभिषेक, सबसे पहले ये बताओ कि बुलेट स्टैंडर्ड 350 ही लेने का तुम्हारा डिसीजन क्यों बना? मतलब क्या सोच के तुमने बुलेट ली? कोई और बाइक तुम्हें पसंद नहीं आई? तो इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ी आती है, रॉयल एनफील्ड की भी देखी जाए तो मीटियोर हो गई, क्लासिक हो गई, हंटर हो गई, पर मेरी पहली चॉइस यही थी स्टैंडर्ड। ऐसा था बीच में मेरे को मीटियोर भी पसंद आई थी, मैं बुकिंग उसी की करवाने जा रहा था, पर मैंने कहा डिसीजन चेंज नहीं करते हैं, क्या पता मैं बाद में रिग्रेट करूं कि मैंने मीटियोर ले ली, स्टैंडर्ड क्यों नहीं ली, क्योंकि मुझे पहले से स्टैंडर्ड पसंद थी। इस चक्कर से फिर मैंने आखिरी में मेरा जो डिसीजन था स्टैंडर्ड के साथ ही गया। मतलब कि पहले से ही परफेक्ट था कि तुम्हारा यही लेना है तुमको? हाँ, मुझे मतलब पसंद थी तुम्हें? पसंद पहले से यही थी, क्योंकि इसमें क्या है, गाड़ी सबसे बेस्ट है हर सेगमेंट में। मतलब देख लो आप, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सदाबहार वाले जो कहते हैं वो वही है ये गाड़ी। सही बात है, बुलेट के लुक्स काफी लोगों को पसंद आते हैं। तो तुमने कहा तुम्हें इसके लुक्स काफी पसंद आए, तो मतलब थोड़ा लुक्स को स्पेसिफाई करो, तुम्हें क्या पसंद आया इसके लुक्स में, या मतलब कुछ भी तुम इसके लुक्स के बारे में बताना चाहो, इसके फीचर्स बताओ। तो सबसे पहली जो चीज़ है, मुझे इसका टैंक का डिज़ाइन है, जो और मतलब क्लासिक भी आती है, बहुत सारी गाड़ी आती है, उसमें सबसे मतलब मुझे सबसे बढ़िया इसका टैंक का डिज़ाइन लगता है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें हाँ ऐसी है जो मैंने आफ्टर मार्केट चेंज कराई है, जैसे इसमें स्पोक व्हील आते थे, रिम आते थे सॉरी, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे, तो मैंने एलॉयज लगवाए इसमें। वैसे भी बुलेट लेने वालों के पहले चेंज वही करते हैं, सबसे पहले एलॉयज ही डालते हैं। और बाकी इसमें मुझे हेडलाइट समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो नॉर्मल सी मतलब ओल्ड लुक वाली आती थी, क्रोम फिनिश के साथ, मुझे वो समझ नहीं आती थी। ओल्ड लाइट मुझे उतनी मतलब उतनी फिनिशिंग मतलब अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने इसमें आफ्टर मार्केट एलईडी लगवाई है। मॉडिफिकेशंस कराए हुए हैं इसमें। बाकी इसमें गद्दी का डिजाइन ले लो आप, A to Z, बाकी तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत लगती नहीं है इसमें कि कोई डिजाइन में कमी हो इसमें। बाकी तो मुझे सब बेस्ट ही लगता है इसमें। सही बात है, बुलेट का लुक्स काफी लोगों को पसंद आता है। तुमने बोला कि तुम्हें इसका डिजाइन काफी पसंद आया, तो थोड़ा डिजाइन को इलेबोरेट करो, स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बताओ, तुम्हें क्या क्या पसंद आया और क्या तुमने कराया हुआ है इसमें। तो डिजाइन में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट मुझे इसका टैंक लगता है, जो इसमें मतलब स्ट्रिप्स दे रखी है टैंक में, मुझे सबसे बेस्ट लगती है गोल्डन के साथ और ब्लैक के साथ जो इसका लुक आता है, ओल्ड लुक। हाँ, बाकी देखा जाए तो एक रिम्स जो इसमें क्रोम आती है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैंने आफ्टर मार्केट एलॉयज लगा रखे हैं, जैसा आप देख सकते हो। काफी चीजें देख रहा हूँ मैं बाइक में, काफी चीजें कराई हुई है। बाकी एक मुझे जो इसमें थोड़ा मतलब लगता है कि इम्प्रूव हो सकता था, अगर इसमें हेलोजन आता है, इसमें अगर एलईडी देंगे हो कि जो इसकी लाइट आगे की हेडलाइट, वो मुझे उतना उसका थ्रो अच्छा लगता नहीं है, तो मैंने उसमें उसको भी चेंज कराया है। और आप देखो तो बाकी तो ऐसा साइलेंसर चेंज है इसमें, काफी चीजें कराई है वैसे तुमने। हाँ, इसका जो एलईडी वगैरह डलवाए हुए हैं, ये पूरी मेरे को ब्लैकआउट दिख रहा है। हाँ वो मैंने बाकी ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, लैग गार्ड बाकी वगैरह लगा हुआ है। स्टिकर वगैरह सब इसमें मतलब लगे हैं, टैंक में भी लगे हैं, आगे भी करवाई रखे हैं मैंने। और साइलेंसर चेंज है, और एक हॉर्न सबसे बेकार हॉर्न है अगर देखा जाए तो सभी रूट स्टैंडर्ड्स में, तो लगाने ही पड़ते हो, तो नेसेसरी वाली चीज हो जाती है, क्योंकि उसके कोई थ्रो है ही नहीं हॉर्न का। ये गाड़ी की आवाज इतनी पावरफुल है कि हॉर्न सुनाई नहीं देता बस बाकी तो यही सब करा रखा है मैंने अभी। तो ये मॉडिफिकेशंस की अब हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे। उसकी एक सेपरेट वीडियो। तो दोस्तों, ये जो मॉडिफिकेशन जिसमें कराए आप लोगों को दिख रहा होगा, काफी मॉडिफिकेशन इसमें हुए हैं। इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी, वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। तो अभिषेक, आप इसको अभी तक कितने किलोमीटर चला चुके हो और ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अभी तक? अभी मैं इसको लगभग 15 से 17 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ। काफी चला लिए उसमें हाँ मतलब आप सिटी राइड्स भी कह सकते हो और ट्रिप्स भी कह सकते हो। हाँ, ज़्यादातर हमारी ट्रिप्स पहाड़ों में ही रहती है, साथ ही में रहती है। बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस का बताएं तो बढ़िया है, मतलब जो गाड़ी चला रहा है राइडर के लिए तो इतनी कोई दिक्कत देती नहीं हो, बाकी पिलियन के लिए थोड़ा पिलियन के लिए बहुत दिक्कत है। पिलियन के लिए तो मतलब ये कह सकते हो कि पीछे बैठने वाले की कमर दर्द जरूर होने वाली है लंबे रूट्स पे, क्योंकि झटके काफी लगते हैं इस पे, ऊपर से थोड़ा एलॉयज भी डलवाए हुए हैं, तो उसका भी थोड़ा उसका वो आता ही है। हाँ, पड़ता है। बाकी कुशनिंग सीट की कैसी है? बाकी कुशनिंग तो मैं सही बताऊं उतनी ज्यादा सॉफ्ट है नहीं, जिस हिसाब से क्लासिक में आती है, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुशनिंग भी करवाई है ताकि उसमें हमें दिक्कत ना हो राइडिंग में। बाकी राइडिंग ठीक है। एक इसमें हैंडल जो स्टेबिलिटी कैसी है गाड़ी की, परफॉर्मेंस, इस चीज के ऊपर बात करो तो उतना कोई दिक्कत आती नहीं है इसमें।
परफॉर्मेंस कैसा है हाँ, इसका? मतलब पिकअप भी बहुत बढ़िया है इसका। देखा जाए तो मैंने क्लासिक के एक बार वो करा था, क्या कहते ड्रैग हैं, रेस? कंपेयर करा था, तो इसका पिकअप क्लासिक से बढ़िया है। इसमें वैसे एक इसका टॉर्क वॉर्क भी उससे ज्यादा है, ज़्यादा क्लासिक है, से हाँ, ही है, भले ही ये क्लासिक लंबे में उसको इसको पीछे कर पीछे देती छोड़ है, देती पर है। पिकअप के मामले में ये क्लासिक से बढ़िया है, हाँ ये तो जहाँ है। तक मैंने देखा है। और लो एक, एंड टॉर्क काफी बढ़िया है वैसे हाँ, स्टैंडर्ड का। इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसमें एक राइडिंग में जो हमें बेनिफिट दिया है, मैंने इसमें शॉर्ट हैंडल लगवा रखा है। हम्म। जो भी वाइब्रेशन हमें फील होती है अच्छा, तो ये ओरिजिनल कौन में, सा हैंडल लगवाया आपने ये इसमें? शॉर्ट मैंने क्लासिक का लगवाया है। अच्छा, हाँ, तो इसमें जो है इतनी वाइब्रेशन आती नहीं है लॉन्ग राइड्स में, जितनी हमें ओरिजिनल वाले में ओरिजिनल आती वाले में है। फील होती हाँ, है। क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड है इस चक्कर से। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। माइलेज का कितना देती है, क्या मतलब सीन है, बताओ हमको थोड़ा माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी के तो बारे में। माइलेज में अगर हम देखें तो बहुतों को मिसकंसेप्शन होता है कि बुलेट है तो एवरेज तो क्या ही देती कम ही होगी। देती होगी। हाँ, तो पर ऐसा नहीं है। इसका जो मेरे को अभी तक माइलेज जो ओवरऑल मतलब सिटी राइड्स में मिलता है, अगर हम देखा जाए, जो अभी मैंने जिस हिसाब से मॉडिफिकेशन कराई है, काफी तो चीजें मुझे नई हैं। 33 से 34 का एवरेज मिल जाता है। वो तो 30 काफी टू बढ़िया है 34। वैसे, एलॉयज लगवाने के बाद हाँ, और मॉडिफाइड साइलेंसर होने के बाद भी, हाँ, है ना, इतना माइलेज दे रही है, तो ये और तो फिर पिलियन के साथ, पिलियन के साथ, सिंगल हाँ। नहीं। और ऊपर से 350 सीसी हाँ, इंजन है ना, कंसीडरिंग 350 सीसी इंजन काफी बढ़िया माइलेज दे रही है वैसे, है ना, हाँ, मतलब, बड़ा इंजन है। हाँ, बाकी पहाड़ों में भी मैंने इसका एवरेज, बाकी तो वो राइडर पे डिपेंड करता है, वो कितना एवरेज कैसे चला रहा है। निकाल सकता है। बाकी वैसे अगर स्टॉक कंडीशन में रहे तो ज्यादा माइलेज दे सकती है। स्टॉक में भी इसका देखा है, तो स्टॉक में ओवरऑल 40 तक का दे देती है। अच्छा, अगर राइडर पे डिपेंड करता है, वही है मेन सवाल, तो वही है। पहाड़ों पे कितना दे रही है वैसे? पहाड़ों पे ये जो अभी इस कंडीशन में जो अभी दे देती है, मतलब आप मान के चलो, मेरे को तो जहां तक मैंने निकाला है 39 का निकाला, अभी लास्ट राइड में निकाला है। हाँ, पर पिछली बार। अगर आप अगर नॉर्मल स्पीड में भी चलोगे पहाड़ों पे, आपको जहां तक है 30 का तो दे ही देगी, हाँ, ना 30 से तो ना। नॉर्मल 30 हाँ, तो दे ही देने हैं। बाकी राइडर पर डिपेंड करता है, तो सब डिपेंड वाली कहानी चलाने है। के हाँ, ऊपर बात है। चलाने के ऊपर बात है, कौन कैसे चलाता है। थोड़ा मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। वैसे जो रॉयल इनफील्ड के ओनर होते हैं, उनका यही शिकायत रहता है कि सर्विस बहुत घटिया है, या मतलब सर्विस में जो होना चाहिए मजे नहीं आ रहे हैं, उतनी अच्छी सर्विस मिल नहीं रही है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और क्या मतलब इसकी कॉस्टिंग आती है, क्या हाई आती है, लो आती है, क्या मतलब एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो सर्विस से रिलेटेड। रॉयल एनफील्ड से ऐसे रिलेटेड बताएं, मुझे तो अभी सर्विस में ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है जिसमें मतलब मैं कोई उसमें सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ। ज़्यादातर मतलब मेरी हमेशा गाड़ी रॉयल एनफील्ड में ही सर्विस होती है, कहीं मैं बाहर मैकेनिक से इसको दिखवाता नहीं हूँ किसी भी मामले में हो तो। बाकी तो सर्विस मुझे इतनी महंगी पड़ती नहीं है, जिस हिसाब से लोग कहते हैं कि रॉयल एनफील्ड की गाड़ी है बहुत महंगी है, हाई मेंटेनेंस वाली गाड़ी है। जहाँ तक है, आप अगर आपकी गाड़ी परफेक्ट है, आप ज़्यादा गाड़ी को ऐसा रफ चलाते नहीं है कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत आए, कोई डैमेज हो, तो आपको नॉर्मली गाड़ी मतलब 2 से 2,500 आप मान के चलो सर्विस कॉस्ट आ जाएगी, अगर आप। नॉर्मल मतलब हाँ, 2 से 2,500 हाँ, हर सर्विस में आपकी हाँ, लगती है। और वो डिपेंड करता है आप कितने समय में करा रहे हो, कितने किलोमीटर ड्रिवन में करा रहे हो। वैसे आप अभी तक कितनी सर्विस इसकी करा चुके हैं? मैं इसकी अभी मेरी जो 4-4 सर्विस होती है, जो फ्री वाली होती है, जो मतलब पूरी हो चुकी है, अब पेड होगी इसकी। अब इसके बाद पेड हाँ, होगी अब तो पेड मतलब होगी। अभी तक जो है फ्री वाली सर्विस थी, उसमें आपका क्या खर्चा आ रहा था, मतलब उसमें भी खर्चा आते देखो, कुछ? उसमें जहाँ तक मुझे लगता है, उसमें खाली लेबर माइनस होता है। बाकी पार्ट्स आप जो भी इंजन ऑयल आपका एक्स्ट्रा लगेगा, फिल्टर लगेंगे, एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, वो वायरिंग से ब्रेक शू रिलेटेड वगैरह हो गए, ब्रेक शू वगैरह, वो ए टू जेड आपको पे आप करना पे पड़ेगा। करने पड़ेंगे। बाकी उसमें लेबर माइनस होती है जहाँ तक। तो हाँ, मतलब ये सारी चीजें एक मिला के नॉर्मल तो 2 से हाँ, 2,500 की 2 से कॉस्टिंग आती 2,500, वो भी मैं बहुत आपको मतलब कभी कभार तो 1,300 भी आ जाता है, 1,500 भी आ जाता है। है। मतलब एक एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं आपको, एवरेज। 2,000 से 2,500 तक मैक्सिमम जाएगा, अगर कोई दिक्कत भी आ गई तो गाड़ी में। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि यार 15 से 18,000 के बीच में आपने चला ली है, तो अभी तक कोई ऐसी कॉस्टिंग आई पार्ट्स की, मतलब कोई पार्ट खराब हुआ, या मतलब आपको बाहर से कुछ और लगवाना पड़ा, या मतलब सर्विस सेंटर से चेंज करा? रिलायबिलिटी कैसी है गाड़ी की, ये बता। नहीं, अभी तो ऐसी कोई वो आया नहीं है कि मेरे को कोई पार्ट में दिक्कत आई हो। एक इसमें जो बहुत मतलब BS6 में एक जो दिक्कत आती है, EFI सिस्टम जो आता है इसमें, बस उसी की दिक्कत रहती है, मिसिंग मारती है कभी गाड़ी, बस ज़्यादा नहीं होता, उसको आप क्लीन करवा लो तो ठीक हो जाती है गाड़ी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं करती फिर। मिसिंग की हाँ, प्रॉब्लम है BS6 में हाँ, काफी। वो तो टाइम टू टाइम आप सर्विस अगर कराते रहोगे तो वो लोग खुद ही कर देते हैं उसको क्लीन। तो अब बात करते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशंस की। मैं देख रहा हूँ काफी मॉडिफिकेशंस आपने इसमें कराए हुए हैं, तो थोड़ा इलेबोरेट करो, क्या क्या मॉडिफिकेशंस करा रखे हैं। मॉडिफिकेशन में मेजरली हम बात करें तो जैसा आप देख सकते हो, इसमें अलॉयज तो चेंज है ही, एलॉयज तो ठीक। बाकी एक मैंने हेडलाइट चेंज कराई है, जैसे मैंने आपको बताया, वो मुझे एक तो पसंद भी नहीं आती डिज़ाइन, और उसका थ्रो भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो हमें कोई विजिबिलिटी दे पाएगा, क्योंकि
हमारी ज़्यादातर जो भी होती है राइड्स नाइट को नाइट होती है, राइड होती है। या तो वापसी होती है या तो जाना होता है, तो उसमें विजिबिलिटी चाहिए रहती है हमें, और पहाड़ का इलाका हुआ, आपको पता होगा कोई फिर हाईवे तो है हेलोजन में नहीं। उतनी हाँ, विजिबिलिटी मिलती नहीं और है। खैर आने को तो इसमें भी नहीं आती होती, इसी चक्कर से मैंने थोड़ी इसमें लैंप फॉग लाइट वगैरह भी है। लगवाई है ताकि थोड़ा और एक्स्ट्रा मिले मुझे। और इसमें देखा जाए दूसरी चेंज मैंने बाकी ग्रिल सेट वगैरह लगे हैं गाड़ी में, आपका पीपीएफ वगैरह हो रखी है, लेमिनेशन और स्टिकरिंग हो रखी है। हाँ, जो ट्यूबलेस भी हो रखे हैं आगे पीछे दोनों के टायर। एक मैंने पीछे वाले का प्रोफाइल जो कंपनी से स्टॉक आती है उससे एक प्रोफाइल ऊपर का लगवाया है, मतलब बाकी मोटा टायर हाँ आपने थोड़ा डलवाया मोटा लगाया है। एक मैं आपको स्टोरी और बताऊंगा, इससे भी मैंने मोटा लगाया था पर उसमें एक दिक्कत आ गई थी। और क्या कहते हैं, इसमें बैकरेस्ट वगैरह लगाए मैंने फोम वाले। क्या दिक्कत आ रही थी उसमें, टच हो रहा था? हाँ, वो साइड में टच हो रहा था, पता नहीं मेरी बाइक में ही होता है कि औरों में भी होता है, उसमें साइड में जो था एक अंदर से पार्ट में वो लगता था और घिसता था। टायर घिस रहा हाँ, होगा। उसके चक्कर से एक बार मैं स्लिप भी हुआ, क्योंकि जब हम पहाड़ में लीन करते गाड़ी हाँ। तो उस साइड मैंने लीन करी तो वो वहाँ पे ग्रिप थी नहीं, वो तो पूरा घिस गया घिस था, तो गया उस था। चक्कर से गाड़ी स्लिप मार गई थी। ये हुआ था उसमें। बाकी मॉडिफिकेशन तो मैंने और सब भी कराई थी, अब मैंने निकाल दी है, पर जब मैंने गाड़ी ली थी बहुत सामान लगवाया था। मतलब ये कि हाँ, शौकीन हो, हाँ, चेंज करते रहते हो। हाँ, वही है, स्टैंडर्ड है, आपको पता है, कुछ भी लगा अनलिमिटेड लो, मॉडिफिकेशंस कम करा सकते हो। कम ही लगता है, कुछ भी लगा लो इसमें। हमने वैसे काफी बातें कर ली हैं, इसके काफी तारीफें सुन ली हैं। अब आप हमको ये बताओ कि कोई ड्रॉबैक लगा आपको इसमें, मतलब कोई जो आप चाहते हो कि इम्प्रूव करे आ रही, ऐसे कोई ड्रॉबैक्स या कोई डिसएडवांटेज इस गाड़ी के जो आपको लगता है कि फ्यूचर में इम्प्रूव करना चाहिए? स्टैंडर्ड में सबसे बड़ी ड्रॉबैक तो इसके है ब्रेक, क्योंकि इसमें आगे डिस्क आता है, पीछे ड्रम आता है, और ड्रम ये लगा लो आप, क्योंकि क्लासिक में जो है वो 18 इंच उसके टायर होते हैं, इसके थोड़े 19, तो इसकी हाइट भी बढ़ जाती है, और ब्रेकिंग इसकी उससे भी बेकार है। तो हाँ, ब्रेकिंग बेकार है। तो राइडिंग में कभी हमें ही डर लगता है कि कभी मतलब पीछे का ज्यादा ब्रेक मार दिया तो गाड़ी स्लिप ना कर जाए मोड़ ओड़ में। बाकी आगे के तो इसमें ऐसा कोई डिसअपॉइंटिंग बाकी वाली ये भी है बात कि है नहीं। लंबी राइड्स में थोड़ा ड्रम दिक्कत हाँ, करते कि हैं, गर्म हो बार-बार कसना जाते हैं, पड़ता हाँ, है, गर्म ढीले हो भी हो जाते जाते हैं, ढीले भी हो जाते हैं, तो बार बार मतलब दिक्कत देते ही हैं। और एक इसमें जो मुझे दिक्कत लगी, जो इतनी भारी बाइक है, कि इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं, जो मैंने करवा रखे हैं इसी चक्कर से कराए हैं कि कभी अगर आप लॉन्ग राइड्स में हो और आपका टायर बाई चांस अगर खुदा ना करे पंचर हो गया, तो इतनी भारी बाइक आप कहाँ 200 किलो की खिसकाओगे? कहाँ ले जाओगे आप। सबसे बड़ी बात, हम जाते ही पहाड़ साइड है, और वहाँ आपको तो पता कोई है कहीं मिलेगा भी नहीं। चढ़ाई में अगर कभी पंचर हो गया तो फिर चढ़ाते रहो इसको, हालत आप खराब। परेशान हो जाओगे वहाँ। और देखा जाए कि इसमें मुझे जो वैसे एक बात बताओ, हाँ, जैसे इसका जो ये इसमें ड्रम्स आते हैं, ठीक है, तो लीन वीन करने में प्रॉब्लम होती है? मैं काफी सुनता हूँ कि ये ब्रेक ब्रेक टच होते हैं नीचे, लीन करने में इस साइड या साइलेंसर लग जाते हैं, और जैसे राइट को लीन कर रहे हैं तो ब्रेक फिर हम उस टाइम पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वही टच हो जाते हैं, नीचे पूरा घिस जाता है, देखो तो उस कंडीशन में वो डिपेंड करता है बाइक टू बाइक। अगर आपके ब्रेक परफेक्टली अगर टाइट हैं और आपके जो भी ब्रेक शू हैं बिल्कुल नए हैं, आपके ज्यादा ढीले नहीं है ब्रेक, तो आप लीन करने में आपको ज्यादा ब्रेक दबाने नहीं पड़ेंगे, तो ज्यादा नीचे जाएंगे नहीं ब्रेक। हाँ, अगर आपके ब्रेक बहुत लूज चल रहे हैं और आपने ब्रेक लगाया और लीन करी तो वो लगेंगे ही नीचे ना, उसमें ये भी फैक्टर वो करता है ना। और साइलेंसर वगैरह टच होते हैं नीचे? जहाँ तक मुझे स्टैंडर्ड का अभी तक मैंने बहुत चलाई है, ये भी चलाई है, एक मेरे और फ्रेंड पे भी है, उसके भी चलाई है, मुझे लीन करने के समय इसमें तो नहीं लगता, पर एक हाँ क्लासिक मैंने 350 चलाई थी, वो लग जाता है नीचे, क्योंकि वो उसका डिपेंड वो है ना ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ, क्योंकि इसमें 19 इंच के टायर हैं, उसमें 18 इंच के, तो उसकी हाइट थोड़ी वैसे ही शॉर्ट हो जाती है 1 इंच, तो इस चक्कर से भी वो लग जाते हैं। इसमें तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई लीन करने में। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस का काफी रोल होता है। हाँ, और तीसरी जो मेन इसमें एक दिक्कत बताऊं मिसिंग की, वो तो जहां तक है, मैंने BS6 में ज्यादातर गाड़ियों में सुना ही है सबके मुंह से कि मिसिंग बहुत मारती गाड़ी। जैसे मैंने भी कभी जाम में इसको चलाओ, एक तो बॉडी वो इसका है इतनी हैवी कि मतलब थोड़ा जाम में भी दिक्कत आती है गाड़ी चलाने में। हाँ, अगर लगेज के साथ हो तो और दिक्कत, और फिर अगर आप थोड़ा लंबे जाम में हो, अगर फर्स्ट सेकंड गियर में ज्यादा चलना हो गया तो गाड़ी हीट कर जाती है और फिर मिसिंग मारती है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है ये EFI के चक्कर से BS6 में, कि गाड़ी मिसिंग की बहुत वो करती है। मतलब ये कि आरी को थोड़ा देखना चाहिए इन चीजों के बारे में कि यार मिसिंग मार रही है, कुछ अदर सॉल्यूशन इसमें तो और बेकार है, सेल्फ है नहीं, किक है, अगर आप बीच जाम में फंस गए तो फिर किक मारते रहो, फिर गियर डाउन तो फिर किक मारते और सब में तो सहूलियत ये भी है कि आप सेल्फ मार के निकल सकते हो, इसमें आपको किक ही मारनी पड़ेगी। और 10 बाकी बैक भी मारती है। हाँ, बैक तो मारती हो, तो वो तो बुलेट का वही, वो तो है बुलेट का ही, तब भी तो बुलेट है। वैसे सारे वैलिड ही पॉइंट्स बताए आपने। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो बुलेट आप स्टैंडर्ड 350 किन लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे, या किन को लेनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए, कुछ बोलो आप इस बात में। तो मैं इसमें यही बोलना चाहूँगा, जिसकी लाइक हाइट अगर छोटी है
और जिसकी इतनी फिजिक नहीं है कि वो इसको मतलब ढाल संभाल सके पाए। अपने साथ, तो उसके लिए तो ये कभी मतलब बेस्ट चॉइस नहीं रहेगी। भले ही अब जो नई इसमें आई है स्टैंडर्ड, उसका मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसकी थोड़ी हाइट शायद मुझे लगता है जहाँ तक है उसकी लो कर दी है। हाँ थोड़ा। इस स्टैंडर्ड ये जो ये वो तो वाली है पूरी या तो इससे क्लासिक बना पुरानी दी है वाली, ना। हाँ, उसमें तो मैं यही कहूंगा जिसको ये सूट करती है उसी को लेनी चाहिए। बाकी जो आजकल चला रहे हैं छपरियों की तरह पतले दुबले लौंडे, उनको तो ये सूट कभी करने नहीं वाली। बाकी मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब हाँ से देख के लेना चाहिए हाँ बुलेट को, जो उनके लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट करे, हाँ, है ना। बाकी जिसको अगर हाईवे में चलानी है, हाईवे लॉन्ग रूट्स में जाना है, उसके लिए ये गाड़ी बेस्ट रहती है, क्योंकि 350 सीसी में जो ये अपनी काफी परफॉर्मेंस पावरफुल देती इंजन है, है, पावरफुल मैं इंजन चलाया जो है, हूँ। साथ में जो एवरेज है वो मतलब बेस्ट है सेगमेंट में। और बाकी तो यही है, अगर आप राइडर हो और आपको घूमना फिरना पसंद है बाइक में, तो आपकी एक कलेक्शन में आरी की तो बाइक होनी चाहिए। एक ना एक हाँ, बाइक होनी ही चाहिए भले ही वो क्लासिक हो, लॉन्ग रूट स्टैंडर्ड से। हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड ही लो, क्लासिक भी हो सकती है, हंटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था बुलेट स्टैंडर्ड 350 का डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू अभिषेक की तरफ से। तो अभिषेक आपसे मिलते हैं मॉडिफिकेशन वाली वीडियो पे। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर।